नमस्कार, आप देखेंगे देवभूमि, आपके साथ मैं दीपिका सिंह। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको अटारी बॉर्डर लिए चलते हैं, जहां इस वक्त नितिन गडकरी मौजूद हैं। तो अटारी बॉर्डर से नितिन गडकरी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां छोटे छोटे बच्चे गडकरी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं। हाथों में झंडा है, चेहरे पे मुस्कान है। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देश में देशभक्ति का जो जज्बा है वो इन बच्चों में देखते ही बनता है। अटारी बॉर्डर से नितिन गडकरी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, अटारी बॉर्डर की तस्वीरें हैं, जहां पर नितिन गडकरी पहुंचे हुए हैं। लोग उनकी अगवानी कर रहे हैं। देशभक्ति का जो जज्बा है लोगों में देखते ही बन रहा है। भारत माता की जयकारे लगा रहे हैं, भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। अटारी बॉर्डर से ही पाकिस्तान की सीमा भी दिखती है, देखिए। और जिस वक्त आपको बता दें कि अटारी बॉर्डर का जो नज़ारा होता है अपने आप में भव्य हो चलता है, जब दोनों ही देशों के लोग सीमा के इस पार उस पार बैठते हैं। और इसे देखने के लिए जब झंडे को उतारा जाता है दोनों ही देशों के सम्मान के साथ, उस सम्मान को देखते हुए, उस सम्मान का दीदार करने के लिए लोग दूर दूर से पहुंचते हैं। तो फिलहाल अटारी बॉर्डर की हम तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पहुंचे हुए हैं नितिन गडकरी। अटारी बॉर्डर पर परेड टाइम भी होता है, जिसे देखने के लिए दोनों देशों के जो लोग हैं पहुंचे हैं। देखिए, छोटे छोटे बच्चे किस तरीके से आपको नजर आएंगे। आपको बता दें अटारी बॉर्डर के बारे में, पंजाब राज्य से अमृतसर ज़िले की हम बात करते हैं तो 25 किलोमीटर पश्चिम में अटारी जगह का नाम है। इधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 के लिए निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए विदेश यात्रा के समापन के बाद दिल्ली हवाई अड्डे पहुंचे। विशेष प्रधान सचिव अभिनव कुमार और स्थानीय आयुक्त अजय मिश्रा ने उनका स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, देहरादून में होने वाली वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन के तहत हम लंदन, दिल्ली, दुबई, अबू धाबी में विभिन्न निवेशक समूहों से मुलाकात और बातचीत की है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो हमने करने का तो संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा का समापन हुआ है और बहुत से मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। आपको बता दें कि लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें पर्यटन का बढ़ावा भी देना है, रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराने हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तमाम तैयारियां तेज कर दी हैं। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने कहा, बीजेपी सभी फ्रंटल मोर्चों को अब 2024 के लोकसभा चुनाव में लाएगी। अब चुनाव के मोर्चों पर काम भी किया जाएगा। कार्यक्रम निर्धारित कर दिया गया है। महिला, युवा, किसान, ओबीसी और अल्पसंख्यक मोर्चा, इन सभी मोर्चों के कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं। साथ ही जगह जगह केंद्र राज्य सरकार की नीतियों को लेकर सम्मेलन करेगी। रूप से भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका है, हम एक संगठन आधारित पार्टी है, तो संगठन के तमाम फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे हैं, युवा मोर्चा है, महिला मोर्चा है, अल्पसंख्यक मोर्चा है, ओबीसी मोर्चा है, एसटी मोर्चा है, तमाम साथ के साथ मोर्चों के कार्यक्रम हमने लोकसभा वाइज, विधानसभा वाइज करने प्रारंभ कर दी। और कल ओबीसी मोर्चा की जो बैठक थी वो हल्द्वानी में थी, प्रदेश अध्यक्ष जी भी वहाँ गए थे। तो निश्चित रूप से ओबीसी मोर्चा भी बहुत महत्वपूर्ण अंग भारतीय जनता पार्टी का है। तो आने वाले समय में सारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के, विधानसभा वाइज युवा मोर्चा के हों, महिला मोर्चा के हों, अल्पसंख्यक मोर्चा के हों, सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे मोर्चे हैं वो मोर्चे में डटने वाले हैं। 2024 का किला भारतीय जनता पार्टी फतेह करने वाली है। और 5-0 का जो रिजल्ट था पिछली बार, 5 भारतीय जनता पार्टी, 0 कांग्रेस, उस पर हैट्रिक लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। और हैट्रिक के लिए हम और उत्तराखंड की जनता तैयार है।
उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जाति आधारित जनगणना को लेकर बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि साल 2021 में जनगणना हो जानी चाहिए थी, लेकिन वर्तमान सरकार उसे टालती रही, जिस पर बीजेपी के प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने हरीश रावत पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस की चमक फीकी पड़ चुकी है और चमक चमकाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस जातीय जनगणना के नाम पर समाज को फिर से बांटने का काम कर रही है। हरीश रावत जी जो हैं अपने वर्चस्व के लिए रात दिन स्ट्रगल कर रहे हैं और खत्म होते हुए अस्तित्व के साथ साथ अब वो चाह रहे हैं कि किसी न किसी मुद्दे को लेके चमके, लेकिन अब जो है चमक इतनी फीकी पड़ गई है कांग्रेस पार्टी की और संगठन की कि कहीं पे भी ये लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। और दूसरी बात है जातीय जनगणना की जो बात है, ये लोग जो इनका मेन मकसद है वो ये है कि लोगों को किस प्रकार हम विभिन्न जातियों में विभिन्न वर्गों में बांटें और बांट करके अपनी राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति करे। तो जनता बहुत अच्छे से समझती है। इधर देहरादून में जिला महानगर कांग्रेस कमेटी ने पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी की जयंती और पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए महानगर कांग्रेस अध्यक्ष सतपाल ब्रह्मचारी और कार्यकारी अध्यक्ष अमन गर्ग ने कहा कि पंडित नारायण दत्त तिवारी ने यूपी के साथ उत्तराखंड में विकास में अहम भूमिका निभाई है। देखिए, पंडित नारायण दत्त तिवारी जी की आज पुण्यतिथि भी है और जन्म दिवस भी है। आज हम लोगों ने उन्हें याद किया है महानगर कांग्रेस कमेटी देहरादून में और एक श्रद्धांजलि दी गई है, क्योंकि जो बुनियाद उन्होंने रखी है इस प्रदेश में वो हमेशा याद की जाएगी। भले वो शेड्यूल के बिहार पे हो या युवाओं के लिए जो उन्होंने योजनाएं बनाई हैं। और एनडी तिवारी मात्र उत्तराखंड के नहीं, वो पूरे देश के बहुत बड़े नेता थे और जो उन्होंने मार्ग दिखाया है हमें, हम उससे चलने का प्रयास करेंगे। और निश्चित तौर से जो उन्होंने एक सोच, जो उनकी विचारधारा थी वो आज भी जीवित है। देखिए, एनडी तिवारी जी जब आए तो 900 करोड़ का बजट था, वार्षिक बजट। उन्होंने उस वार्षिक बजट को 5000 करोड़ का किया। और अगर मुझे लगता है कि जो विकास कार्य लक्सर में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सत्यनारायण सचान ने हरिद्वार और नैनीताल लोकसभा सीट पर कहा कि इंडिया गठबंधन की ओर से समाजवादी पार्टी के ही प्रत्याशी होने चाहिए। ये दावा भी हुआ कि हरिद्वार सीट पर केवल और केवल समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी ही बीजेपी को करारी शिकस्त दे सकता है। हम समाजवादी पार्टी यहाँ से 2004 में सांसद जीत चुकी है और कांग्रेस भी केवल एक बार जीती है। तो जब हम सांसद यहाँ से रह चुके हैं, हमारी पार्टी का बदला रह चुका है और कांग्रेस का एक बार सांसद था, तो हम पूरी तरह, ये खेत और खलियान की सभ्यता वाला हरिद्वार लोकसभा है, तो हम चाहेंगे, बड़ी राष्ट्रीय लगी से पहले बात भी की है और हमसे कहा है कि हमें 2 लोकसभा सीटें इंडिया के गठबंधन में चाहिए, हरिद्वार लोकसभा और नैनीताल लोकसभा। और हम यहाँ पर अतुल प्रधान ऐसे व्यक्ति जो खेत और खलियान की सभ्यता से जुड़े हुए हैं, ऐसे ही व्यक्ति को हम यहाँ पर एमपी बनाना चाहते हैं। इधर रुड़की में पंचायत घर के निर्माण के विरोध में ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया है। दरअसल ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत घर का निर्माण अंबेडकर पार्क की भूमि में किया जा रहा है। इसी को लेकर ग्रामीण धरना प्रदर्शन करके अपना विरोध जता रहे हैं। वहीं धरना स्थल पर नायब तहसीलदार ने पहुंचकर लोगों को समझाया है और साथ ही उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। पूरा मामला ये है, ये जो बाबा साहब की यहाँ से तस्वीर रखी, इसके यहाँ से ये सन 1994 या 95 के समथिंग रखे गई थी। उस टाइम ही इसकी 4 दीवारी भी कराई गई। तो ये जो भूमि यहाँ से है ये पूरी इन्हीं के नाम की है और इसी की है। तो उसके बाद में जो नवनिर्मित प्रधान है वो ये बनाना चाह रहे हैं यहाँ से पंचायत भवन, जो कि गलत है पूर्ण तरीके से। हम उसे नहीं बनना चाह रहे। पंचायत घर जो बनाया जा रहा है तो दूसरा मोहरा बना के इसका पंचायत घर बनाया जा रहा है। झगड़ा बनाने के तब मारना, इलेक्शन का दौर आ रहा, मेरे यहाँ भाजपा के जो नेता हैं उनमें झगड़ा बनाने के लिए तूड़ पर खड़े हुए हैं। तो आप लोग विरोध कर रहे हैं, हम यहाँ नहीं बनने देंगे। हमारे यहाँ बारात ठिकाने की जगह नहीं है, हमारे यहाँ जगह नहीं है। पूरे जितने प्रोग्राम होते हैं इसी अम्बेडकर पार्क में होते हैं।
यहाँ पंचायत घर नहीं बनने देंगे। क्या है कि वो जांच करके अपने आप बतावेंगे क्या लिख कर देते हैं। जो उन्होंने दे दिया हमारा प्रस्ताव सही कर लिख कर दे दिया हमारे हक में तो ठीक रहेगी, तो हमारी धरना चालू रहेगी। हमने जांच के लिए भेजा हुआ है, तो ऑलरेडी पुलिस भी इसमें जांच कर रही है, हमारे नायब तहसीलदार साहब भी जांच कर रहे हैं। वहाँ पे जो पार्क के बगल में है जिसमें ये बन रहा है, एग्जैक्टली पार्क में भी नहीं है ये, तो उसमें आवश्यक कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। उसके अकॉर्डिंगली जो भी रिपोर्ट आएगी उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। इसमें पुलिस के द्वारा जो भी है उन नियमानुसार वो कार्रवाई कर सकते हैं। ग्रामीण जिन्होंने तोड़ा है, जिनको आहूत हुआ है, वो पुलिस में अपना दर्ज करा सकते हैं मुकदमा, वहाँ से हो जाएगी कार्रवाई। यदि आपको बता दें, ग्रामीणों का यह कहना है कि ग्राम प्रधान की ओर से भी गलत जगह पर पंचायत घर का निर्माण किया गया था, जबकि भूमि अम्बेडकर पार्क की ही थी। वहीं इस मामले को लेकर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अभिनव शाह ने भी अपनी बात रखी थी। इसके अलावा बता दें कि इसकी अब जांच की जा रही है। फिलहाल जरूरी कार्रवाई के आदेश भी दिए गए हैं। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात होगी अब हरिद्वार की। हरिद्वार में एक दिन पहले आई तेज आंधी और बारिश से किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ। तेज आंधी और बारिश से खेतों में तैयार खड़ी धान और गन्ने की फसल गिर गई। लिहाजा अभी कुछ दिन पहले बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई भी नहीं हुई थी कि अब फिर से किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है। हरिद्वार के जिलाधिकारी धीराज सिंह गब्रियाल ने खराब हुई फसलों के सर्वे के लिए टीमें गठित कर दी है। डीएम ने जनपद के सभी एसडीएम को निर्देश दिया है कि कृषि विभाग और राजस्व विभाग की ओर से संयुक्त रूप से खराब हुई फसलों का आकलन कर रिपोर्ट को सौंपा जाए, ताकि तत्काल पीड़ित किसानों को मुआवजा मिल पाए। हमने पहले से फोकस किया था कि कल मौसम ख़राब रहेगा और मौसम ख़राब ही रहा। दिन भर सुबह से लेकर शाम तक आंधी भी चली है और बारिश भी हुई है। तो इसमें जो फसलों का नुकसान हुआ है उसके लिए हमने टीमें गठित की हैं। सारे सब एसडीएम्स को हमने निर्देशित किया है कि अपने कृषि विभाग और राजस्व विभाग की एक संयुक्त अपना जांच करवा लें कि अगर किसी फसल में नुकसान हुआ उसका आकलन करके तत्काल हम लोग को दे दें, और अगर मुआवजा बढ़ता है तो तत्काल उसका मुआवजा भी बढ़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को अमान्य करार दे दिया है, जिसके बाद कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। हरिद्वार में भी संत अदालत के फैसले की सराहना करते नजर आए। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि समलैंगिकता एक विकृति है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इस पर रोक लगाना सही है। उन्होंने कहा कि अगर समाज में समलैंगिक शादियां होगी तो संतान उत्पन्न नहीं होगी और आने वाली पीढ़ियां आगे नहीं बढ़ पाएंगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा फैसला दिया है। उन्होंने इसको सुनने से इनकार किया है। मैं समझता हूं ये बहुत ऐतिहासिक दिन होगा और बहुत अच्छा दिन है। आज नवरात्रा भी है और माननीय सुप्रीम कोर्ट की मैं बहुत प्रशंसा करता हूं। आपने देखा होगा हमारे समाज में इन कामों के लिए कोई जगह नहीं है। आप ये बताइए, मेल का मेल से शादी करना कितना उचित है? उचित नहीं है। हमारी परंपराएं हैं। एक जो है नेचुरल लॉ बना हुआ, मेल जो है फीमेल से शादी करेगा, फीमेल जो है मेल से शादी करेगी। मेल से शादी करे अच्छी बात नहीं है, इसका विरोध होना चाहिए। देखिए, अगर ऐसा होने लगेगा, हम कॉलेज चलाते हैं, हमारे पास विद्यालय है, कॉलेज, तो हमारे बच्चों में गलत असर पड़ेगा और कॉलेज में भी बच्चे सेफ नहीं रह सकते हैं। सब देखा देखी में यही कार्य करना शुरू कर देंगे। इसीलिए हमको जो इसका विरोध करना चाहिए। और मैंने मई में जब इसका वो कानून बनने जा रहा था तब भी मैंने इसका विरोध किया था। मैंने कुलपतियों को बुलाया था, जितने भी हरिद्वार उत्तराखंड के शिक्षाविद हैं सबको मैंने बुलाया था, सबसे बात हुई थी, सब ने इसका विरोध किया था। मैं समझता हूँ कि कोई भी, जितनी भी हमारे जनता है, जो भारत की जनता, कोई इसको पसंद नहीं करती है, बल्कि मैं समझता 1-2% लोग ही होंगे जो इस चीज़ को लाइक करते हैं। देहरादून में 27 अक्टूबर को मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। कार्यक्रम को लेकर संगठन और सरकार अपनी तैयारी को लेकर अंतिम रूप देने की तैयारी में है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने बताया कि मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के सभी 95 ब्लॉकों से मिट्टी कलश देहरादून आएगा, जिसकी शुरुआत आज से देहरादून के झंडा दरबार से की गई है। ये जो हमारा मेरी माटी मेरा देश अभियान है, उसके तहत हम लोग जो हैं पूरे जनपद में मिट्टी का संग्रहण करेंगे। जहां हमारे फौजी भाइयों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया
इस मिट्टी के लिए अपने त्याग किए, बलिदान दिया, उनके लिए समर्पित है। और जो मिट्टी का संग्रहण हम करके जा रहे हैं वो हमारे प्रत्येक उस परिवार के लिए है, प्रत्येक फौजी भाई के परिवार और उनके लिए समर्पित है जिन्होंने इस रामकृष्णा की भूमि को अक्षुण्ण रखने के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया। उत्तराखंड मौसम विभाग ने 22 अक्टूबर तक पूर्वानुमान जारी करते हुए राज्य के 3 जनपदों चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी में 22 अक्टूबर को हल्की बरसात होने की संभावना जताई। साथ ही राज्य के जनपदों में इस पूरे हफ्ते मौसम साफ रहने की बात मौसम विभाग कर रहा है। मौसम साफ रहने के चलते राज्य में दोपहर के समय गर्मी महसूस होने लगी है, लेकिन पिछले दिनों में बारिश की वजह से धूप भी लोगों को भा रही है। पर्वतीय क्षेत्र में कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में सुबह शाम ठिठुरन महसूस की जा रही है। बेमौसम बारिश ने एक बार फिर से किसानों की मुसीबतों को बढ़ा दिया है। मूसलाधार बारिश ने किसानों की धान की फसल को चौपट कर दिया। पहले से ही भीषण बाढ़ की मार झेल रहे किसान सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। हरिद्वार देहात क्षेत्र में पिछले 24 घंटे में हुई बारिश ने किसानों को एक बार फिर बड़ा झटका दे दिया है। किसान पहले ही बाढ़ की मार से बेहाल थे, अब जो फसलें बची थी उसे इस बारिश ने नष्ट कर दिया है। हम मौजूद हैं लक्सर के एक जंगल में और आप देख सकते हैं ये खेत जिसमें कल तक ये फसल लहरा रही थी, धान की फसल है, पूरी तरह से जमीन पर लेट गई है। चूंकि बारिश के साथ में तेज अंधड़ भी चला है तो कहीं ना कहीं ये फसल चौपट हो गई है। इससे पहले किसानों को जो पिछला नुकसान हुआ था उसका भी मुआवजा उचित नहीं मिला, इस तरह की शिकायतें भी मिल रही हैं। अब फिर दोबारा किसानों को झटका लग गया है। आने वाले दिनों में किसान अगली फसल के लिए तैयारी कर रहे थे, वो खेत भी तमाम जो गेहूं की फसल के लिए तैयार किए गए थे पानी से लबालब हो गए हैं। तो ऐसे में किसान एक तरह से टूट गया है। अब क्या करे क्या ना करे ये समझ में किसान की नहीं आ रहा है। साथ में प्रशासन से मांग कर रहे हैं किसान कि उन्हें कम से कम इतना मुआवजा जरूर दे दिया जाए ताकि वो अगली फसल तैयार कर सकें। जसप्रीत सिंह, न्यूज़ इंडिया, लक्सर। पीएम नरेंद्र मोदी की द्वादश ज्योतिर्लिंगों में प्रसिद्ध जागेश्वर की यात्रा के बाद धाम को 5वें धाम के रूप में मान्यता मिली। ऐसे न केवल क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि रोजगार के नए नए अवसर पैदा होंगे और लोगों की आजीविका पर भी असर पड़ेगा। अब तक प्रदेश को 4 धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री के नाम से जाना जाता था। अब पीएम नरेंद्र मोदी के जागेश्वर यात्रा के बाद 5वां धाम भी विकसित हो गया है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि जागेश्वर धाम को मास्टर प्लान के तहत केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम में तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। ये कार्य मानसक खंड और मंदिर माला मिशन के तहत होगा। उसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।